Assalamualaikum my class, dear students. I hope you are all fine. बेटा इस वीक में हम बोहर की एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे और बोहर एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने से पहले आप ज़रा रिव्यू कीजिए अपने माइंड में जो हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ी है रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में हमें ये आइडिया हो गया था कि पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस में हैं यानी एटम के सेंटर में हैं और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो उसके सर्कमफ्रेंस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अनएक्सप्लेन थी। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इन चीज़ों की जो कि वहाँ उसके डिफेक्ट्स थे वो हम देखेंगे। उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हैं इस वाले मॉडल में। तो ये मॉडल बेटा जिसने प्रेजेंट किया है पहले उनकी बात कर लेते हैं। आपकी बुक पे भी ये पिक्चर दी गई है। ये साइंटिस्ट नील बोहर साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड को ज्वाइन किया था इन 1912। वो अपनी असल में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे थे यानी पीएचडी के बाद की रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने उनको रदरफोर्ड को ज्वाइन किया था और उन्हीं के काम को स्टडी किया, उस पर गौर किया। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि जो रदरफोर्ड का काम है वो बिल्कुल ही गलत नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और वो मॉडिफिकेशंस करके उन्होंने उन चीज़ों को स्टडी करके थ्योरी की सूरत में पेश किया है एटॉमिक मॉडल को, जिसको हमने पढ़ना है डिटेल में। और इस एटॉमिक मॉडल की जो बेस है वो है क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है बेटा पहले तो क्वांटम थ्योरी थी कि ये क्या थी। अब क्वांटम थ्योरी जो है ये भी आपकी बुक पे दी गई है। इसके लिए पहले आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 34। यहाँ पे जी पेज नंबर 34 पे जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हाईलाइटेड लिखी हुई है कि क्वांटम थ्योरी जो थी वो दी थी एक जर्मन फिजिस्ट ने जिसका नाम था मैक्स प्लांक। और उसने क्वांटम का वर्ड यूज़ किया था किसके लिए? फिक्स एनर्जी के लिए। और वो फिक्स एनर्जी क्या है? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वर्ड क्वांटा जो है क्वांटम का प्लूरल है। यानी ये दो चीज़ें आप जहन में रखें। फिर हम इसको बोहर की एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, एक तो क्वांटम को, दूसरा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को। तो क्वांटम क्या है बेटा? फिक्स एनर्जी है। अब इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अब नील बोहर ने किस तरह से एटम को एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में। तो बेटा बुक से आपके हैं पेज नंबर 33 पे। यहाँ से ये देखने लगे हैं जी, ठीक है। इसको हम सारे को इस लेक्चर में मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ज़्यादा बातें हो जाएंगी आपके लिए। तो इसको ज़रा इंटैक्ट रहें आप लोग साथ और वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चंस को भी आंसर करें। अच्छा बेटे, अब पहली बात तो ये कि जब आप रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी डेसिपेट कर रहे हैं, तो उसने ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी कि वो किस जगह पे सेट हैं। ठीक है, इस बात को एक्सप्लेन किया नील बोहर ने बहुत अच्छे तरीके से। उसने पहले आइडिया दिया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्विंग का, कि उसने कहा कि जहाँ ये रिवॉल्व कर रहे हैं द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये क्वांटाइज्ड है, वही क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि वो फिक्स एनर्जी है जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और उस जगह को जहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किया ऑर्बिट का। ठीक है, वर्ड है ओनली इन ऑर्बिट्स। और उन ऑर्बिट्स को कहा कि उनकी ऑर्बिट्स की एनर्जी है फिक्स है। और उन एनर्जी के उन ऑर्बिट्स को, जो ऑलरेडी ऑर्बिट्स का वर्ड यूज़ हो चुका था, उसने वर्ड यूज़ किया एनर्जी लेवल्स का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कि हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से चेंज है, इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया है अब शेल्स या ऑर्बिट्स नहीं बल्कि एनर्जी लेवल। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया पहले ये देख लेते हैं जी। बेटा ये पोस्टुलेट्स देखें बोहर एटॉमिक थ्योरी के। फर्स्ट पोस्टुलेट है जी दैट हाइड्रोजन एटम, उसने जो छोटे एटम है उसके अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन एटम आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, यानी उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। अच्छा, उस हाइड्रोजन एटम की बात की उसने कि हाइड्रोजन का जो एटम है इट हैज़ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इनटू वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसमें जो एक्सप्लेन करने वाली बात है बेटा,
वो ये कि जब आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो वो उसका ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है, और जब सर्कल की बात हो रही हो तो सर्कल को हम जब मैथमेटिकली डील करते हैं तो सर्कल की लेंथ विड्थ जो उसकी है वो हम नहीं लेते, बल्कि उसका मेजर करते हैं रेडियस। रेडियस क्या चीज़ होती है? रेडियस होता है किसी भी चीज़ के सेंटर से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक का जो एरिया है उसको हम रेडियस कहते हैं। जैसे ये देखें, अगर ये है न्यूक्लियस तो इसका जो बाउंड्री है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है बेटा, ये क्या शो कर रही है? रेडियस। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको यहाँ पे शो किया गया है एक फॉर एग्जांपल एक एटम। ठीक है, अभी फिलहाल बात हो रही है हाइड्रोजन के एटम के, तो उसमें क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में रोटेट करता है। अच्छा, अब उसको एक्सप्लेन करने से पहले ये सेकंड पॉइंट देख लें कि हर ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है, अब जिस तरह से बात हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी डेसिपेट कर रहे हैं, एनर्जी चेंज हो रही है, तो इस बात को जो है जब बोहर ने एक्सप्लेन किया तो किस तरह से कि जो एनर्जी के फिक्स एनर्जी लेवल्स जो हैं उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग के दौरान जो है एनर्जी एज सच हर वक्त रिलीज नहीं हो रही। तो फिर किस तरह से आप इसको अगर सपोज करें तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये बच्चों एक्सप्लेन किया है नील बोहर ने। ये मैं आपको यहाँ से लिंक कर रही हूँ, एक एनिमेशन है यूट्यूब पे, उसको भी आप खुद भी देखिएगा। तो नील बोहर के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेशल ऑर्बिट में स्पेशल एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसकी रिवॉल्विंग जो है हर वक्त जो है एनर्जी को डेसिपेट या रेडिएट नहीं कर रही। तो ऐसा क्या है, ऐसे कौन से चीज़ है जिससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं? आपके प्रीवियस नॉलेज में से ज़रा सोचें। तो बेटा वो है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में के बारे में अगर आप सोचें तो सोलर सिस्टम में क्या है, सन सेंटर में है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो उसके गिर्द अपने ख़ास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन जो है अपनी जगह पे है और वो फिक्स है, स्टार है। आपने सोलर सिस्टम को इससे पहले पढ़ा हुआ है, आपको पता है इन बातों का। और जो है प्लैनेट्स हैं वो उसके गिर्द अपने स्पेशल जगह पे हर वक्त मूविंग सिचुएशन में है। तो उन्हीं मूवमेंट को उसने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेट किया है। उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह से हम सन को कहते हैं सोलर सिस्टम में कि वो सेंटर में है और फिक्स है, और साइड्स पे जो है बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी फिक्स पोजीशन में। तो बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन किया कि जो एटम है उसमें भी सेंटर जो है वो फिक्स है पॉजिटिव चार्ज का, न्यूक्लियस का, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्वियसली रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपने खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द, तो वो इस दौरान एक अपने खास एनर्जी लेवल पे सेट होने की वजह से एनर्जी जो है फुल टाइम डेसिपेट नहीं करते, उनका एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स है। तो ये है बेटा प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय द नील बोहर, जिसके अकॉर्डिंगली इस डायग्राम में आपको ब्लू कलर से शो किया गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेड बॉल्स से शो किए गए हैं, और जो सर्कल्स हैं वाइट ये हैं शेल। ये वो रोड नहीं है बेटा, ये वो प्रपोज्ड स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन्स ने अपने मूवमेंट के दौरान ऑक्यूपाई की हुई है। ये कोई ऐसे रोड्स नहीं बनी हुई है, ये कोई स्ट्रिंग्स नहीं है। ठीक है, मेक इट क्लियर, ये शेल्स वो स्पेस में वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब आए अपनी बुक पे। इसके सेकंड और फर्स्ट पोस्टुलेट को हमने डिस्कस कर लिया है। अब थर्ड पोस्टुलेट पे को देख लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। The energy is absorbed or emitted only when an electron jump from one orbit to another orbit। अच्छा, जो एनर्जी की डेसिपेशन है वो तो देखी थी ना, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का अक्सर डिस्कस किया। तो स्पेक्ट्रम तभी फॉर्म होता है जब वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो कोई तो वजह है, यानी एनर्जी तो रिलीज होती है। तो लेकिन उसको नील बोहर ने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि हर वक्त एनर्जी जो है डेसिपेट या रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी सिर्फ उस वक्त रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल उस वक्त तक एनर्जी रिलीज नहीं करते जब तक कि वो अपनी जगह ना छोड़ दें। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन